जैसे जैसे प्रोस्टेट अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स का ट्रेंड बढ़ रहा है या इसकी पॉपुलैरिटी हो रही है, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट पूछते हैं मुझसे, और मैं समझता हूँ कि इसकी जानकारी जितनी मुझे अपने एक्सपीरियंस से हुई है उसको शेयर करना भी ज़रूरी। लोग ये पूछते हैं कि ये रीट्रीटमेंट रेट या इस प्रोसीजर को कराने के बाद कितनी बार ऐसा हो सकता है कि इसको हम दोबारा से कराएं प्रोसीजर, या दोबारा से कोई और प्रोसीजर कराना पड़े, ये परमानेंट इलाज नहीं है, ये क्योर नहीं है। इसकी पहली चीज़ तो तुलना डायरेक्टली हमें कभी भी TURP या लेज़र वाले प्रोसीजर से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी के ऑपरेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे सोचिए, एक ज़माने में ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, किसी को अगर कार्डियक इशू कोई होता था या हार्ट अटैक आता था, तो एक समय में सिर्फ और सिर्फ ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, जिसमें एक बड़ा सा चीरा लगा के या तो मीडियन स्टेनोटमी करके या फिर एक लैटरल थोरेकोटमी करके हार्ट को ओपन करके बाईपास सर्जरी की जाती थी। जब स्टेंट्स का समय आया, हार्ट के स्टेंट का समय आया, तो भी लोग शुरू में ये सोचते थे कि ये परमानेंट इलाज नहीं है और आगे चल के बाईपास कराना पड़ सकता है, कोई और नली ब्लॉक हो गई तो क्या होगा। तो उसी तरह से जो ये अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट्स हैं, इनकी जो तुलना है वो स्टेंट या हार्ट के स्टेंट की तरह होनी चाहिए, बिकॉज स्टेंट के हार्ट में जब हम स्टेंट डालते हैं तो उसके फ़ायदे बहुत हैं। एक शरीर का चीरा बच जाता है, एक मेजर सर्जरी बाईपास मशीन पे जाने से आदमी बच जाता है, जिसके कि बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसी तरह से जब हम रीट्रीटमेंट की बात करते हैं अल्ट्रा मिनिमली इन्वेजिव प्रोस्टेट सर्जरी में, या स्पेसिफिकली 2-3 ट्रीटमेंट जो बड़े पॉपुलर हैं, हम लोग जो काफ़ी समय से कर रहे हैं और काफ़ी प्रचलित ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें यूरोलिफ्ट है, रिज्यूम है, वाटर वेपर थेरेपी, और तीसरा iTind है। तो रीट्रीटमेंट इज गवर्न बाई प्राइमरली 4 फैक्टर्स। इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल साइज ऑफ द प्रोस्टेट विच वी आर ट्रीटिंग, नंबर 1। नंबर 2, इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टिश्यू। आपने देखा होगा कि कोई अगर 55 साल का 60 साल का आदमी है, उसका किसी का प्रोस्टेट 30 ग्राम का होता है, किसी का 80 ग्राम का होता है, किसी का 150 ग्राम का होता है। उसका रीज़न ये है कि हर आदमी के या हर पुरुष के जो प्रोस्टेट के ग्रोथ की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रीट्रीटमेंट के लिए कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड की मीडियन लोब की एनाटॉमी है वो कैसी है। जो पेशेंट्स में मीडियन लोब बहुत बड़ा होता है या काफ़ी प्रिडोमिनेंट होता है, उन पेशेंट्स में रीट्रीटमेंट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। विस जो पेशेंट्स में सिर्फ लैटरल लोब होता है प्रोस्टेट का, वो बड़ी इजीली ट्रीट हो जाते हैं। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज हाउ इज द यूरिनरी ब्लैडर। होता क्या है कि हमने इस बीमारी को किस स्टेज में पकड़ा है। देयर इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हु कीप्स ऑन इग्नोरिंग देयर प्रोस्टेट सिम्टम अंटिल अनलेस इट रीचेज एट अ स्टेज जहाँ पर कि बार बार इन्फेक्शन होने लगे, या आधे से ज़्यादा पेशाब अंदर रुकने लगे, या पेशाब निकलना लगभग बंद ही हो जाए। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिटरमिन करता है कि हमारा रीट्रीटमेंट रेट कैसा रहेगा। एंड वन लास्ट point is, what kind of treatment are we going to offer to the patient? Is it only urolift? Is it only resume or water vapor therapy? Or is it an iTind implant? Or is it a Coram procedure, which is combined resume and urolift procedure, or a serum, which is sequential urolift and resume procedure? So predominantly what kind of procedure which we are going to offer, this will also have a bearing on the retreatment rate. I think these 5 points are very important to consider. One is 5-year retreatment rate कितना है, number 2 is 10-year retreatment rate कितना है, then the profile of the side effects, number 1 यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का रेट कितना है, जो रीट्रीटमेंट हो रहा है वो स्ट्रक्चर की वजह से कितनों में हो रहा है, सेक्सुअल डिसफंक्शन इन ट्रीटमेंट्स में कितने % पेशेंट्स को हो रहा है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब को रोकने की क्षमता उसका ख़त्म हो जाना, या इनवॉलेंटरी पेशाब का लीकेज हो जाना, ये कितने % पेशेंट्स में होता है, एंड कितने समय में उनको आराम मिलता है। तो आप इस टेबल को अगर देखेंगे तो इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, सेक्सुअल डिसफंक्शन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इन तीनों ट्रीटमेंट्स जो कि रिज्यूम, यूरोलिफ्ट एंड iTind है, इनमें प्रैक्टिकली ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये ज़ीरो हैं। जब हम रीट्रीटमेंट की बात करते हैं तो 5-year रीट्रीटमेंट रेट रिज्यूम में करीब करीब 5% है, यानी कि 100 मरीजों का अगर हम इलाज करते हैं तो आज से 5 साल के बाद
लगभग 5% पेशेंट्स में रीट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ क्वाइट कंपेरेबल टू ईदर TURP और holmium laser enucleation of prostate or a laser prostatectomy. Similarly, 10-year का retreatment rate is again similar. It is around 12% to 15% for Resume. It is around 15 to say 17% for Urolift. Around there is only a difference of 3-4% between TURP and holmium laser prostatectomy, the retreatment rates of which are around 10 to 12%. सो रफली अगर हम लॉन्ग टर्म रीट्रीटमेंट रेट्स की बात करें तो उसमें प्रोस्टेट में जो TURP या लेजर प्रोस्टेटेक्टमी का रीट्रीटमेंट रेट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका है, बट दे ऑफर सो मेनी अदर एडवांटेजेस सच एज जीरो सेक्शुअल डिसफंक्शन, जीरो ब्लड लॉस, जीरो रेट ऑफ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, zero rate of incontinence. So these are huge advantages which should be considered. And above all, the quality of life of a man is almost like a normal person. As of now, especially in my cohort of patients, it is a fairly acceptable retreatment rate. We have one of the best procedures in the form of ultra minimally invasive surgical therapies, and retreatment rates hardly matter as an outcome for the patient.